अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री से पूछवा रहा है कि आपके देश में मुसलमान और संविधान दोनों खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर दंगा 14 जितवा दिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, योगी को मुख्यमंत्री बना दिया, और ये किसके राज में ये दंगा हुआ? अखिलेश जी के राज में हुआ। अब जातियां जो है एक काल्पनिक राजा को अपना अतीत का आदर्श मान लिया है और ये उसके रास्ते पर चलना चाहते। तो यहाँ परिवर्तन मुझे बहुत ही असंभव लग रहा है। आज मोहम्मद साहब राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, सलेमपुर में रहते हैं। हम सलेमपुर के इलाके में घूम रहे हैं और पहली बार मैं देवरिया में जब इनसे मिला उस समय एक सर्वजातीय भोज में इन्होंने कहा कि यहाँ जो सबसे अछूत माने जाने वाला समुदाय है, मैं उनमें से कोई व्यक्ति चाहे तो मैं उसकी थाली में खाना खा सकता हूँ, और उन्होंने खाना खाया। यह नज़ीर ऐसा नज़ीर था जो निश्चित रूप से लोगों के सामने था, और इसको मैं अच्छा मानता हूँ कि एक प्रतीक एक रचते हैं आप, एक रूपक एक उदाहरण रखते हैं, उसकी बात बहुत दूर तक जाती है। वो मुलाकात मुझे अभी भी याद है और आज वो हमारे सामने हैं। तो ये जो सलेमपुर लोकसभा का क्षेत्र है, ये निश्चित रूप से किसानों और मज़दूरों का क्षेत्र है। इसमें कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, देवरिया से सटा हुआ है, इसमें कुछ छोटे छोटे कस्बे हैं। ये जो पूरा परिदृश्य है, राजनीति का परिदृश्य, आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 साल की एक भाजपा सरकार एक छत्र रही है, उसने बहुत सारे निर्णय लिए जिसमें लोग अपने विरोधियों को उन्होंने हटा के निर्णय लिया। क्या उसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? खुशकिस्मती है कि आज हमारी आपसे मुलाकात हुई है, और मेरा एक लेटेस्ट एक रिसर्च है कि भारत जो है सामंतवाद के जकड़न में फंस गया है। और सबसे दिलचस्प बात है कि सामंतवाद पहले ब्राह्मण राजपूत में हुआ करता था, कायस्थ भूमिहार में हुआ करता था। अब सामंतवाद गरीब जो पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित जात के लोग हैं, ये भी सामंतवादी प्रवृत्ति के हो गए हैं। ये जो चीज़ है, ये लड़ाई को प्रजातंत्र से खींच करके सामंतवाद की तरफ ले जा रहा है। इसीलिए सामंतवाद के बाद अधिनायकवाद पैदा होता है। आप इस फ्रेम में बड़े आसानी से मोदी को फिट कर सकते हैं, बड़े आसानी से मोदी को फिट कर सकते हैं। आज चल के देखिए, ब्राह्मण राजपूत तो इतना माने लिबरल हुआ है आज की तारीख में मुझे, कि चतुरान जी गवाह हैं इसके। लेकिन आप देखें तो यादव जो अहिर जात के नाम से जानी जाती थी, आज यादव बन गया है। श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानता है। कुर्मी जो है वो लौ को अपना आदर्श मानता है। कुशवाहा कुश को अपना आदर्श मानता है जी। इस तौर तरीके से चलिए तो नोनिया एक बहुत गरीब जात है, वो पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मान लिया है। भर एक बिरादरी हुआ करती थी, वो राजभर अपने को कह रही है, राजा सुहेल देव के वंशज मानते हैं। लोहार विश्वकर्मा जी को अपना उनका औलाद मानते हैं। इस तौर तरीका से मेहतर जो बिरादरी है उसको पता नहीं कहाँ से इतिहास ज्ञात हो गया कि वो वाल्मीकि ऋषि का वंशज मानता है। इसी तरह से एक एमपी साहब हैं इधर बीजेपी के, कहीं जौनपुर की तरफ के हैं, और वो सोनकर बिरादरी के हैं, खटिक बिरादरी के हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय बिरादरी के हैं, खटक ऋषि के वंशज हम लोग हैं। तो हिंदुस्तान में जितनी बैकवर्ड जातियां हैं, और इसके बाद सबसे गजब की बात है कि सबसे लिबरल और सबसे गरीब बिरादरी चमार जो है, ये भी चमार राज कायम करना चाहता है। यादव राज, मुलायम सिंह के राज को यादव राज समझा जाता है, लालू यादव के राज को यादव राज समझा जाता है। उसी तरह से मायावती के राज को चमार राज समझा गया। हर जातियां एक समाज बन करके, एक गरीब बन करके, एक पिछड़ा बन के, एक दलित बन करके नहीं लड़ता। ये सारी जातियां जो है
ये सामंत बन करके लड़ती है और सबको अधिनायकवाद पसंद है। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये मुझे बताया जाए कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है और जो अभी इस तरह के जातीय अस्मिताओं का दौर चलाया गया या चला या उसको लोगों ने सहज ही एक्सेप्ट कर लिया, इसके बरक्स सामाजिक न्याय का आंदोलन और उसकी डिमांड्स क्या महत्व रखती है? सामाजिक न्याय की तो बात ही मत कीजिए। अब जातियां जो है एक काल्पनिक राजा को अपना अतीत का आदर्श मान लिया है और ये उसके रास्ते पर चलना चाहती है। तो इस तौर तरीका से मुझे नहीं लगता कि, हमें तो लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरा में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र अगर मिटेगा भारत में, जो अधिनायकवाद आ रहा है मोदी के रूप में, इसको अपने कंधे पे बैकवर्ड और दलित लेकर के ढो रहा है। क्या यही अस्मितावाद ही उसके पीछे वजह है? या और ये अस्मिता क्या चीज होती है? अस्मिता मतलब ये कि मैं फलानी राजा का वंशज हूं। तो एक मिनट ही तो, ये तो दिन में सपना देखने वाली बात हो गई। अस्मिता का, आप पिछड़ी जाति का जो असली मूल जाति है ना, आज से जो 50 साल का लड़का होगा आगे, वो पूछेगा कि हम अहीर हैं, कागज में तो अहीर है, अब मौजूदा में यादव है। कागज में कोयरी है, मौजूदा में वो कुशवाहा है। कुर्मी जो है कहता है कि हम रामचंद्र जी के बड़े बेटा लौ के हैं। तो ये सारी जातियां अपना जो पुराना, जो मतलब कि वजूद था, जाति थी, उसको तो मिटा रही है। विकास नहीं हो रहा है कहीं। अगर कोई ये समझे कि विकास हो रहा है, तो विकास नहीं हो रहा है। वो जातियां अपना पुराना वजूद जो पहले बनाया गया था, उस वजूद को वो मिटाने में लगी है। ये उसको प्रजातंत्र सरजातंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो आसिफ मोहम्मद साहब, एक चीज़ बताइए मुझे कि ये पूरा इतना जो मामला चल रहा है और अभी जो वर्तमान सत्ता है, जो 10 वर्षों से, जिसको कई रूपों में देखा गया, फासिज्म के रूप में देखा गया कि उन्होंने हिंदू फासिज्म के रूप में ख़ास तौर से उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर हमले किए, और साथ साथ ये है कि संविधान में संशोधन की, संविधान बदलने की ज़ोर शोर से बातें कही जा रही थी। और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि ये तमाम सारी जातियाँ, जो गौरव है, वो बोध, वो लोगों को कहाँ ले जाएगा? ये पूरी 3 जो चीज़ें हैं वो देश को कहाँ ले जाएंगी और उसका असर क्या पड़ेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में आपको एक मैं नई जानकारी देना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है कि इंडिया 3-4 इंडिया में जाति आधार पर बटा हुआ है। 3-4। एक बीजेपी इंडिया है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो है, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल, ये बीजेपी इंडिया है। यहाँ से मैं 89 से देखता आ रहा हूँ, 91 से देखता आ रहा हूँ कि बीजेपी, अशोक गहलोत रहते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, और 25 की 25 सीटें जीतती है बीजेपी। मध्य प्रदेश की में 29 सीटें हैं, 28 बीजेपी जीत लेती है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, 10 बीजेपी जीत लेती है। गुजरात की 26 की 26 आती जा रही है। ये बीजेपी इंडिया है। एक एंटी बीजेपी इंडिया है, उसमें ये 5 द्रविड़ जो एरिया है, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है। ये एंटी बीजेपी, वहाँ बीजेपी घुस नहीं पा रही है। उसके बाद फिर पूछा जाए कि कहाँ से बीजेपी जीत जाती है, तो बीजेपी को जिताने का काम यूपी और बिहार का ये जो सामंतवादी ढांचा है, ये जीता रहा है। 71 सीट, 80 में से 71 जीता है, 14 में बीजेपी जीती, अभी 64 जीती है। बिहार में 40 में 1 सीट छोड़ करके सारी सीट बीजेपी जीत गई। तो उधर से 150 के आसपास जीत के आते हैं और 100-120 सीट दे देता है यूपी बिहार। सरकार यूपी बिहार बना रहा है, और सरकार बनाने में जो भी पार्टियां यहाँ हैं, वो पार्टियों का हालत खराब हो गया है कि दलित बने मायावती, सिर्फ चमार का वोट उसमें पड़ता है।
सपा लड़ रही है, सपा में सिर्फ यादव और मुसलमान है, मुसलमान कंडीशनल है, बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट दे रहा है, किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता, मैं बड़ी खुल करके बात कर रहा हूँ, अब मुझसे बड़ा बीजेपी का विरोधी कोई है नहीं। मैं अनवरत अपनी बात बीजेपी के खिलाफ कहता रहता हूँ। तो और हाँ, एक दूसरा इंडिया जो अभी अस्तित्वमान है और जो लड़ रहा है, हाँ, एनडीए बनाम इंडिया वाला इंडिया, उस इंडिया की क्या पोजीशन होगी? कुछ नहीं, वो दो राहे पे हैं लोग। आप ये बताइए, बीजेपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, चाहे उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, ये आइडियोलॉजिकल पार्टियाँ है या नहीं है? ये पिछड़ों को जोड़ के नहीं चलना चाहती, ये 85% को जोड़ करके नहीं चलना चाहते। ये पार्टियां जो बन गई हैं कि बिल्कुल सर्वजन के नाम पर सबको जोड़ करके चलो, इस नाम पर ये पार्टियां जो है, आप ये समझ जाइएगा कि 50% बीजेपी बन गई है। सपा, कभी सुना है कि बीजेपी के किसी एजेंडे के खिलाफ अखिलेश जी बयान दिए हो? सुना नहीं होगा कि मायावती बयान दी हो। 370 पर ये लोग साथ रहते हैं, बाबरी मस्जिद के फैसले पर ये लोग साथ रहते हैं, एनआरसी के मामले में ये लोग साथ रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग 50% बीजेपी बन गए हैं, सरेंडर करने वाले हैं। 2 बार लोकसभा बीजेपी जीत चुकी है, हरा चुकी है इन लोगों को, और 2 बार विधानसभा हरा चुकी है, ये 5वीं बार है। आज जिस तरह से लड़ाई हो रही है, मैं नहीं समझता कि बीजेपी को ये लोग हरा पाएंगे। निश्चित रूप से बहुत खतरनाक परिवेश और परिदृश्य का संकेत है, और हम सब चाहते हैं कि ऐसा न हो, लेकिन ज़रूरी है कि वे राजनीतिक पार्टियां उन तमाम सारे आरोपों से अपने आप को मुक्त करें, उससे निकलें, और एक जो 50% बीजेपी होने की बात है उससे बाहर आएँ, क्योंकि धर्म और संप्रदाय और जाति जैसे कुछ मुद्दे ऐसे लगातार हैं जो बड़े लोकप्रिय मुद्दे हैं, एनआरसी का है, चाहे और दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा चल रहा है मामला, किसान 1 साल पहले जो है उन्होंने साल भर तक लगभग दिल्ली घेरा, और अभी भी घेराव उन्होंने हरियाणा में डाला हुआ है। किसानों का मुद्दा और मजदूरों का मुद्दा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको क्या मने ये लगता है कि ये पार्टियां मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर कभी एकमत हो सकती हैं, होना चाहिए उनको? एक बात जान लीजिए, पंजाब हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा गेहूं चावल पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा किसान यहाँ हैं। 50,000 किलोमीटर ज़मीन में पंजाब पूरे देश को खिलाता है, हरियाणा खिलाता है, और 3 लाख किलोमीटर के आसपास ज़मीन है उत्तर प्रदेश के पास। ये लैंड अपने खाने भर का अनाज पैदा करता है। तो कहने का मेरा मतलब है, यहाँ भी किसान हैं, लेकिन ये किसान जो हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि सामंतवादी किसान हैं। इनको सस्ता मजदूर चाहिए, अब महंगा राशन चाहिए, सस्ता डीजल चाहिए, सस्ता खाद चाहिए, और महंगे दाम पर बेचेंगे। इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि 40 रुपये का आटा बिक रहा है। बोरी वाला आटा खरीदिए तो 50 रुपया का मिल रहा है। तो फिर मजदूर क्या खाएगा, गरीब क्या खाएगा? तो ये जो लोग हैं, सामंत किसान भी हो गया है यहाँ का। इसीलिए पंजाब में इनसे धनी धनी किसान पंजाब में किसान आंदोलन में शरीक हुए, लेकिन यूपी का कोई नहीं शरीक हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थोड़े से जो जाट बिरादरी के किसान हैं वो शामिल हुए, वरना यहाँ चितरान जी हैं और लोग हैं, हम भी गए थे उसमें पिछली बार। तो ये किसान का साथ नहीं दे रहे हैं, ये बिल्कुल अधिनायक बात का साथ दे रहे हैं लोग। जिसके पास 5 बीघा खेत है वो भी अपने को अधिनायक समझता है। तो यहाँ परिवर्तन मुझे बहुत ही असंभव लग रहा है। ये जितना आंदोलन हुआ है ना, समाजवाद का, कम्युनिज़्म का, तमाम तरह की बराबरी वाली जो बात करते हैं लोग, वो सब हाशिए पर चले गए हैं। और जो अधिनायक बात की बात करता है, अब तो देश में संविधान ख़त्म करने की बात हो रही है, प्रजातंत्र ख़त्म करने की बात हो रही है। अमेरिका जैसा देश व्हाइट हाउस में बुला करके अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री से पूछवा रहा है कि आपके देश में मुसलमान और संविधान दोनों खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सवाल अमेरिका पूछता है, ये सवाल अखिलेश यादव नहीं पूछते, ये मायावती नहीं पूछती। कोई आदमी बता दे
जो पिछड़े दलितों की बात करता है, वो ये सवाल पूछा हो कि संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में, इसका आंदोलन कहीं चल रहा है? आप बताइए। नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? इसलिए कि इनको दरअसल अपनी जाति का राज कायम करना है। सबको अपनी जाति का, उस जाति के खोल से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। ये क्लास नहीं बना रहे हैं, लोग जाति को मजबूत कर रहे हैं। इनके अंदर ये आ गया है कि बीजेपी जितना मजबूत रहेगी, मुसलमान जितना पिटाई खाएगा, उतना सपा कोड देगा, बसपा कोड देगा, कांग्रेस कोड देगा। मैंने इनका ये रणनीति बन गई है मुसलमानों के बारे में इन लोगों का कि पिटाई को रोको मत, बस इतना करो कि बीजेपी कहीं कमज़ोर पड़ जाए तो थोड़ा सा उसको हाथ बढ़ा दो। मुजफ्फरनगर दंगा 14 जितवा दिया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, योगी को मुख्यमंत्री बना दिया। और ये किसके राज में ये दंगा हुआ? अखिलेश जी के राज में हुआ। ये जितना नंगा नाच हो रहा है, ये नंगा नाच तो यही न विपक्ष में है। लोग कभी सुना है कि इन्होंने आंदोलन पर उतरा हो? अखिलेश जी कहीं अपनी कोठी छोड़ के गए हैं का? वहीं से ट्वीट करते हैं। ये लोग 50% बीजेपी हो गए हैं साहब। और बाकायदा मुझे डर है कि देश संविधान बनाया, प्रजातंत्र को लाए हमारे लोग, वो बहुत जल्दी यहाँ अधिनायकवाद देखेंगे।